Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of physics class 12. So chapter number 7 alternating current हम episode number 17 से start करने वाले हैं और chapter number 7 का नाम है alternating current. अब alternating current क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जो डायरेक्ट करंट के अगर हम डायरेक्ट करंट ले रहे हैं तो डायरेक्ट करंट किसी बैटरी से होता है जो कि डायरेक्ट एक सिंपल सर्किट होता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से वो करंट आता है और वो करंट आता है ट्रांसफॉर्म होकर, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए वही यूज किया जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अल्टरनेटिंग करंट पर यूज किए जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो नॉर्मल से हटकर जो करंट हमने लिया वही, नॉर्मल से हटकर जो हमने करंट लिया वही। अब यहाँ पर जो डीसी करंट होता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है वो टाइम के साथ पहली बात तो वेरी नहीं करता, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। हाँ, अगर हम सोलेनोइड के साथ लगाते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ होने के बाद वो डायरेक्शन अपनी चेंज करता है, वो डायरेक्शन अपनी चेंज करता है। बट अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट अपनी कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन नहीं चेंज करता, एज वेल एज यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में मूव करता रहता है। यानी कि एक बार पॉजिटिव में जाएगा, फिर इसके नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, तो एक कर्व टाइप का ग्राफ होता है, कर्व टाइप का इसका ग्राफ होता है। तो कर्व टाइप के ग्राफ में एक बार ये पॉजिटिव में जाता है, एक बार ये नेगेटिव में जाता है, फिर एक बार पॉजिटिव में आता है और फिर एक बार नेगेटिव में जाता है। सो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। इंट्रो क्या कहता है? इंट्रो ये कहता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो डिफरेंट होता है डायरेक्ट करंट से, वो क्या करता है, करंट जो है साइनोसोडिकली यानी कि जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, साइनोसोडिकल ग्राफ। साइनोसोडिकल ग्राफ हमें कहता है कि वो टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी करेगा कि एक बार ग्राफ जाएगा नीचे, एक बार जाएगा ऊपर, एक बार फिर जाएगा नीचे और एक बार फिर जाएगा ऊपर। सो कुछ इस तरीके से करंट वेरी करता है, यानी कि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, जो पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगली बार ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। सो करंट कुछ ऐसे मूव करता है। अब ये हमें पता नहीं लगेगा कि इस बार पॉजिटिव में जा रहा है कब नेगेटिव, इसकी डेविएशन इतनी फास्ट होती है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब करंट पॉजिटिव है और कब करंट नेगेटिव है। इसी वजह से हम जो ऑल्टरनेटिंग करंट के सॉकेट्स भी लगाते हैं वहां पर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव नहीं होता है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव नहीं होता। अगर हम किसी अप्लायंस के सॉकेट भी लगाएं, अप्लायंस के अगर सॉकेट लगाते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन नहीं देखते, हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हम इसको अगर सीधा भी लगाएं तो भी वो वर्क करेगा, अगर हम उल्टा लगाते हैं तो भी वो वर्क करेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, अल्टरनेटिंग करंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट जब वर्क करता है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से ग्राफ या इस वजह से जो सॉकेट है हम उसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब ये डीसी के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं, इसके दो हमारे पास मेन टॉपिक हैं। ये डीसी के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं, इसके दो मेन रीजन है कि कन्वर्जन जो एसी का है, कन्वर्जन जो एसी का है वो पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज या एक करंट से दूसरे करंट में बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि हम आगे कवर करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का ये भी फायदा होता है कि अगर ट्रांसफॉर्म करने का ये भी फायदा होता है कि अगर हम एक अप्लायंस को चला रहे हैं, वो अगर 220 वोल्ट पर चलता है और दूसरी हमारी जो अप्लायंस है, दूसरी अप्लायंस है वो अगर 180 वोल्ट पे चलती है, अगर वो 180 वोल्ट पे चलती है तो ट्रांसफार्मर के यूज से हम एक ही अल्टरनेटिंग करंट को दो जगह यूज कर सकते हैं। बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है, बट डायरेक्ट करंट में ये होता है कि डायरेक्ट करंट में तो एक ही वैल्यू लगेगी कि अगर वो 10 एम्पेयर का है तो वो 10 एम्पेयर ही देगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा और ना उसमें हम ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज ओवर डीसी,
दैट इज कन्वर्जन इज इजियर, सो वी यूज एसी। और दूसरा एडवांटेज है कि अगर हम डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और कुछ डिस्टेंस के बाद करंट जाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, करंट जाना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में क्या होता है, डीसी में जो हमारा मेन कंपोनेंट है, एसी में जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस जो लेंथ बढ़ रही है वो, क्योंकि वायर्स कुछ ऐसी तरीके की यूज की जाती हैं, वायर कुछ ऐसी तरीके की यूज किए जाते हैं, वायर्स उसमें कुछ ऐसे तरीके की यूज की जाती हैं, हाई टेंशन वायर, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने पर भी रेजिस्टेंस उसमें इतना नहीं डेवलप होता कि वो करंट की डायरेक्शन को रोक दे। करंट की डायरेक्शन को रोक दे, तो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एसी को प्रेफर करते हैं ओवर डीसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेजिस्टेंस विद एसी सर्किट्स। रेजिस्टेंस विद एसी सर्किट्स, रेजिस्टेंस विद एसी सर्किट, तो हमने एसी सर्किट अब लिया हुआ है, उसके साथ हमने जोड़ दिया है एक रेजिस्टर को, जिसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस पैदा होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है तो वहां पर डायरेक्शन का कोई मामला है ही नहीं, डायरेक्शन का कोई मामला नहीं है, बट उसकी डायरेक्शन का कोई मामला नहीं है, बट उसकी जो डेविएशन है वो एक बार पॉजिटिव में जाएगी, एक बार नेगेटिव में जाएगी। अब एक रेजिस्टर हमने ले लिया एसी सर्किट के साथ, एसी ले लिया सर्किट के साथ, एसी वोल्टेज के साथ, मतलब एसी करंट एक सर्किट में हमने एक रेजिस्टर को अटैच किया है इन सीरीज। इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टर का भी होगा और एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट का भी रेजिस्टेंस होगा। अल्टरनेटिंग करंट का रेजिस्टेंस जो होगा वो अपना रेजिस्टेंस है उसका जितना भी है, और रेजिस्टर का भी अपना रेजिस्टेंस है। तो जो दोनों ग्राफ हैं वो साइनोसॉडिकली वेरी करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में तो पोटेंशियल वेरी करेगा ही करेगा और रेजिस्टेंस में भी ये पोटेंशियल वेरी करेगा। सो एसी वोल्टेज पे अगर हम पोटेंशियल देंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में आएगा ही आएगा। सो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वी से, एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। थीटा की जगह हम साइन ओमेगा टी यूज करते हैं क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ ही जाएगा। तो टाइम हमारे पास आ ही जाएगा। तो वी नॉट जो है वो हमारे पास पीक जो है वो वोल्टेज कह सकते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑसिलेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑसिलेट हो रहा है वो उसकी एम्पलीट्यूड है वी नॉट। अब जो हमारे पास एक क्लोज लूप बनता है, क्लोज लूप बनता है क्योंकि एक रेजिस्टर से अब हमने यही कनेक्ट किया हुआ है, तो ये एक क्लोज लूप बनता है। अब क्लोज लूप जो बनता है, क्लोज लूप जो यहाँ पर बन रहा है, वो क्लोज लूप हमें क्या बताता है कि यहाँ पर एक किरचॉफ्स लॉ लगेगा, किरचॉफ्स लॉ लगेगा, और किरचॉफ का कौन सा रूल लगेगा, किरचॉफ्स लूप रूल लगेगा। किरचॉफ्स लूप रूल लगेगा। तो किरचॉफ्स लूप रूल क्या कहता था, जो जंक्शन पे करंट होता है वो जीरो होता है, जंक्शन पर जो करंट है वो जीरो होता है, कि जो ओमेगा है, जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ है ई इंटू टी, वो जीरो होगा, जीरो होगा। सो अब जो पोटेंशियल है हमारे पास वी, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और जो वी है हमारे पास इस केस में वो है वी एम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को हम आई आर के एक बार रख देंगे, और आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर, जो वी एम है वो मैक्स वोल्टेज है इस सर्किट की, और जो आर है
और रेजिस्टेंस है सिंपली। सो वी एम अपॉन आर को हम सिंपली सब्सटीट्यूट कर देंगे आई एम से, और जो यहाँ आई एम है वो है पीक करंट। पीक करंट, अब पीक करंट क्या होता है, यहाँ जो सर्किट में मैक्सिमम करंट जा सकता है, मैक्सिमम करंट जा सकता है सर्किट में, उसको हम कहेंगे पीक करंट। और जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज क्या बताती है हमें, जो सर्किट में कितनी मैक्सिमम वोल्टेज जा सकती है। सर्किट में जितनी मैक्सिमम वोल्टेज जा सकती है उसको हम वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्किट में जितना मैक्सिमम करंट जा सकता है उसको हम आईएम से डिनोट करते हैं। सो ये हमारा जो पीक करंट और पीक करंट और पीक वोल्टेज है उसको हम आगे भी यूज करते रहेंगे, बट ये अभी स्टार्टिंग है तो यहाँ स्टार्टिंग से हम इसको यूज करेंगे, स्टार्टिंग से इसको यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग से अब हम यूज करेंगे तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अगर हम एक करंट पास करेंगे, अगर हम करंट पास करेंगे सर्किट में, तो सर्किट में करंट पास करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से करेंगे, क्योंकि वर्क डन तो हो रहा है ना। वर्क डन अगर हो रहा है तो वर्क डन की कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर और टेम्परेचर पर। अब ये कुछ क्योंकि ये तो पूरा वर्क डन है, हमें पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल वर्क डन हो रहा है ना। अब जब करंट I1 है, I2 है, करंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है ओवर द टाइम, सो इंटीग्रेशन से हमें पता लग जाएगा कि करंट की वैल्यू कब पॉजिटिव में है, कब नेगेटिव में है, और कब ये कांस्टेंट है। सो वर्क डन ऑफ टोटल AC जो है यहाँ पर हमारे पास आया था I1 स्क्वायर RT वर्क डन है, I2 स्क्वायर RT, I3 स्क्वायर RT, ऐसे ऐसे करते IN स्क्वायर RT से तक जाएंगे। अब DW है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पूरा वर्क डन निकल आएगा। सो यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर तक ऐड करेंगे, इंटू में RT है। अब हमें चाहिए एक इफेक्टिव वैल्यू आई के लिए, हमें ये नहीं चाहिए कि बार बार आई चेंज होता रहे, बार बार आई चेंज होता रहे, हमें ये नहीं चाहिए आई, क्योंकि हमें कांस्टेंट चाहिए, हमें एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। तो वर्क डन के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां भी हमने IE स्क्वायर RT को रख दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर टेल अप टू IN स्क्वायर, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है RDT से। DT क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद ही हमारा पूरा टाइम आएगा, अभी यहाँ पर DT चल रहा है तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा। अब बची है T और उधर DT। अब जो DT है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि DT पूरे टाइम पीरियड का एक स्मॉल हिस्सा है, और कैपिटल T पूरा टाइम है, और कितने टाइम्स है DT, दैट इज n टाइम्स। सो n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे DT को, सो DT इज इक्वल टू T अपॉन n, T अपॉन n करेंगे तो वही DT आ जाएगा। सो अब DT की जगह हम T अपॉन n यूज करेंगे और T से T कैंसिल करवा देंगे। बचा क्या हमारे पास IE स्क्वायर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर अपॉन में n। अब IE स्क्वायर का अब हम स्क्वायर को इधर ले जाकर रूट कर दें, तो रूट करने के बाद हमारे पास IE बन जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अपॉन अंटिल टू IN स्क्वायर, अपॉन टू IN स्क्वायर हो गया और नीचे n हो गया। तो यहाँ तीन बात पक्की होती है, यहाँ तीन बात पक्की होती है कि यहाँ पर रूट भी आ रहा है, यहाँ पर मीन भी आ रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर भी आ रहा है। तो रूट भी आ रहा है, मीन भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, तो रूट मीन स्क्वायर, रूट भी आएगा, मीन भी आएगा और स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर करंट, सो दैट इज द वैल्यू। और सिंपली हम कह सकते हैं इसको इफेक्टिव करंट। अब यहाँ पर कुछ पावर भी लगेगी, क्योंकि अभी हमने देखा पावर भी लगेगी, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, हीटिंग हो रही है तो कुछ पावर भी डिसिपेट होगी। पावर कैसे डिसिपेट होगी, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R,
और आई की जगह हम इसकी इफेक्टिव वैल्यू डाल देंगे, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, और जो डी डब्ल्यू था वो आर डी टी ले लेते थे हम। फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद वर्क डन पूरा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट आर डी टी। अब इसको जीरो से पूरे टाइम पीरियड के अगेंस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे और हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी रहेगा, डी टी रहेगा, और जो उसका इंटीग्रेशन है जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी वो आएगा टी बाय टू। तो सिंपली वर्क डन की जो वैल्यू बनेगी दैट इज हाफ आई एम स्क्वायर आर टी, आई एम स्क्वायर आर टी। और अगर हम इसको एफिशिएंट वर्क डन के इक्वल रख दें तो आई ई आर टी, आई ई स्क्वायर आर टी को हम हाफ आई एम स्क्वायर आर टी के इक्वल रख दें तो आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, और आई ई की जो वैल्यू बनेगी वो अंडर रूट ऑफ हाफ आई एम स्क्वायर, और स्क्वायर से ऊपर का रूट कैंसिल होगा, और जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी आई ई इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू। और जो वोल्टेज की वैल्यू आती है वो भी कुछ इसी तरीके से आती है कि जो वी ई है हमारा इफेक्टिव वोल्टेज जो कि कन्वर्जन के बाद हो सकता है, और जो हमारा वोल्टेज आता है हाउस होल्ड में उसको हम रूट टू से डिवाइड कर दें, देन वी सिंपली गॉट द इफेक्टिव करंट, यानी कि किस करंट तक हमारी अप्लायंसेस खराब नहीं होंगी और वो अपने आप को उस करंट के अगेंस्ट ऐसा ऑब्जर्व करवाएगी कि वो उस करंट पर भी सही से चल सकती हैं। बट अगर उसको भी एक्सीड करेगा तो हमारे चांसेस हैं अप्लायंस के खराब होने के। सो हमारे हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है, और नियर बाय अगर हम 220 वोल्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं तो 220 वोल्ट अगर हमारे हाउस होल्ड में 220 वोल्ट्स आती है, देन अगर उसको कंसीडर कर रहे हैं तो उसको कंसीडर करते हो हमारे पास अगर 220 simply we can take 220 अपॉन 0.707 क्योंकि 0.707 आता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 310 वोल्ट करीबन इतने अगर हमारे पास वोल्टेज आती है तो इतने वोल्टेज तक हमारे अप्लायंसेस काम करते रहेंगे, क्योंकि उनमें ट्रांसफार्मर लगा है जो कि इस कन्वर्जन को इस कन्वर्जन तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास हमारे पास जो वैल्यू है वो 310 आती है, यानी कि 310 वोल्ट तक भी हमारे अप्लायंसेस खराब नहीं होने वाले। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है देन 310 वोल्टेज तक हमारे अप्लायंसेस सेफ है। सो हमें कोई भी नीड नहीं है उसको चेंज करने की, और टेंशन लेने की भी कोई नीड नहीं है क्योंकि अप्लायंसेस हमारे खराब नहीं होने वाले। अगेन अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो पीक करंट की वैल्यूज आई हाउस होल्ड सर्किट हमने ये निकाल दिया 310 वोल्टेज। अब दो चीजें आती हैं हमारे पास, पीक करंट और फेज। पीक करंट क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट करंट जाता है सर्किट में, जैसे कि जहां तक ग्राफ सबसे ऊपर गया दैट इज आई। ये जो कैपिटल आई है ये डीसी का है, अगर डीसी तक इतना हम करंट देते हैं तो वो भी उसके जितना वर्क कर पाएगा इन कंपैरिजन विद डीसी। अब फेज क्या होता है, फेज का जो होता है फेज यानी कि एक भाग क्योंकि एक चीज का आई एम कहाँ मैक्सिमम हो रहा है और वी एम कहाँ मैक्सिमम हो रहा है। अगर दोनों एक ही जगह पर मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ही जगह पर मिनिमम हो रहे हैं और एक ही जगह पर जीरो भी हो रहे हैं तो उनमें फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, उनमें फेज डिफरेंस जीरो है। डिफरेंस बिटवीन द साइनसॉइडल ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट सेम मैक्सिमम और सेम मिनिमम, सो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेजर डायग्राम हमें बताता है कि अगर हमें रिलेशनशिप शो करना है वोल्टेज और करंट के बीच का इसी सर्किट में तो हम फेजर डायग्राम के नोटेशंस यूज करते हैं। यहाँ पर फेजर डायग्राम में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है तो एक ही प्लेन में हमें दिखेंगे दोनों। यहाँ पर हमें वी एम साइन ओमेगा टी 2 दिखेगा और यहाँ पर हमें आई एम साइन ओमेगा टी 1 दिखेगा। अगर हम ग्राफिकल मेथड में शो कर रहे हैं
तो कुछ लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिखेगा, और अगर हम दूसरी साइड में शो कर रहे हैं देन कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा कि सेम जो मैक्सिमम, सेम जीरो, एंड अगेन सेम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम एंड जीरो सेम। ठीक है, सो दिस टाइप से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास पहला वो आता है कि एसी वोल्टेज को हमने अप्लाई किया है इंडक्टर के साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता तो सब कुछ साथ चलेगा। अब देख लेते हैं कि अगर फेज डिफरेंस आता है तो क्या कुछ ग्राफ में चेंजेस होंगे। अब अगर फेज डिफरेंस आता है, पहले तो हम इंडक्टर की बात कर लेते हैं। एसी वोल्टेज से हमने इंडक्टर को कनेक्ट किया है, एसी वोल्टेज से हमने इंडक्टर को हमने एक इंडक्टर को या एक एसी सर्किट से हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है। एसी सर्किट से हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है जिसकी वजह से हमारे पास एक इंड्यूस ईएमएफ तो जनरेट होगी, एज वेल एज करंट भी फ्लो करेगा। करंट भी फ्लो, उसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करते ही हमारे पास एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, जो कि किरचॉफ लॉ लगाने के बाद हमारे पास आ जाएगी। किरचॉफ लॉ हम उसमें फिर से यूज करने वाले हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो होगा, क्योंकि आप वोल्टेज वाला लॉ लगा रहे हैं, हम वोल्टेज वाला लॉ लगा रहे हैं। सो पोटेंशियल जीरो होने वाला है, फिर से वोल्टेज जीरो होने वाला है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि जो पोटेंशियल इंडक्टर में है VL और जो पोटेंशियल एसी वोल्टेज में है V, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला। सो V इज इक्वल टू VL, और VL की जो वैल्यू निकलती है वो पहले भी हमने शायद निकाली है, यानी तो अब निकाल रहे हैं हम। दैट इज V की जो वैल्यू है वो हमने पहले निकाली हुई है, VM साइन ओमेगा टी, और जो हमारे पास इंडक्टर आता था VL, दैट इज L DI अपॉन DT। अब ये क्या होता है, L DI अपॉन DT क्या होता है, L DI अपॉन DT होता है, L जो है इंडक्टर का कांस्टेंट है और DI अपॉन DT करंट है। तो करंट इधर, वोल्टेज उधर, तो L क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सो अब इसके रेजिस्टेंस को ही हम L बोल देते हैं। इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो इंडक्टर ऑफर करता है उसी के रेजिस्टेंस को हम इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और जो दूसरा केस आता है दैट इज VL इज इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT। माइनस इसलिए रहता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस EMF जनरेट होता है। सो दैट इज इंड्यूस वोल्टेज, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी कैलकुलेशन के डायरेक्शन से। सो उसको हम ले लेते हैं। अब हमने L इंटू DI बाई DT कंसिडर किया है, DT को हम ले जाएंगे उधर, VM साइन ओमेगा T DT इज इक्वल टू L DI। L को भी हम इधर ले जाएं, VM अपॉन साइन VM अपॉन L इंटू साइन ओमेगा T DT इज इक्वल टू DI। अब पूरे के लिए हम इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हुए DI तो I में चेंज हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है VM अपॉन L साइन ओमेगा T DT वो चेंज होगा। VM अपॉन L तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ जाएंगे। साइन ओमेगा T DT का इंटीग्रेशन होगा, एंड हेंस वी गॉट द रिजल्ट I इज इक्वल टू माइनस ऑफ VM अपॉन L कॉस ओमेगा T अपॉन ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा T DT का इंटीग्रेशन हो रहा था, इसी वजह से माइनस ऑफ कॉस ओमेगा आएगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा आएगा, और अपॉन में ओमेगा भी जाएगा। अब बात करते हैं I इज इक्वल टू VM कॉस ओमेगा T अपॉन ओमेगा L। अब यहाँ पर हमारे पास करंट जो है I की करंट I जो है साइन के टर्म्स में था, करंट I जो है वो साइन की टर्म्स में हमें चाहिए, क्योंकि पहले हम साइन के टर्म्स में ही आ रहे थे। सो I को हम साइन के टर्म्स में कैसे ला सकते हैं, कॉस को अगर हम चेंज करें साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो साइन यहाँ पर कौन सा आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है, तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस 90,
तो इस केस में थीटा हमारे पास ओमेगा टी है, ओमेगा टी है को माइनस कर देंगे हम 90 माइनस कर दिया। तो आई इज इक्वल टू ओमेगा आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सो यहाँ पर हम एक और कंक्लूजन लेंगे, वी एम अपॉन ओमेगा एल आ रहा है तो ओमेगा एल को हम एक्स एल से चेंज करेंगे। एक्सेल सब्स्टिट्यूट करने का सबसे मेन रीजन ये है कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ऊपर मैक्स वोल्टेज तो चल ही रही है, सो ये सिचुएशन हमारे पास मैक्स करंट की सिचुएशन दे देगी। सो आई इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वी एम अपॉन एक्सएल को आई एम से, सो वी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और जो v की वैल्यू थी वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू थी, अब इससे हमें पता लगता है कि ओमेगा टी नॉर्मल थी और ओमेगा टी में से कुछ माइनस हो रहा है। सो करंट की जो वैल्यू है वो लैग करेगी, यानी कि ग्राफ में करंट पीछे चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगी और करंट पीछे चलेगा। किसी बार हो सकता है कि वोल्टेज हाई हो तो करंट जीरो हो, करंट हाई हो तो वोल्टेज जीरो हो, तो कुछ भी ये हो सकता है, बट करंट जो है 90 डिग्री से लैग करेगा, ये हम ग्राफ में भी देख लेंगे। अब जो हमारे पास टर्म आती है एसी वोल्टेज, हम कंडक्टर में अप्लाई करेंगे, यानी कि कैपेसिटर प्लेट में अप्लाई करेंगे। तो कैपेसिटर प्लेट के दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और एसी सर्किट का तो कोई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते। करंट उसमें फ्लो होगा। अब करंट जो फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो होगा किसी भी टाइम पे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है V एट सर्टेन टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंस, वो होगी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। किरचॉफ्स लूप रूल फिर से हम लगाएंगे और अगेन लूप में हम आ जाएंगे। सो वी एम, अब V की जगह फिर से हमने सब्स्टिट्यूट किया, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले गए और दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी टी इंटू वी एम सी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू क्यू। अब आई इज इक्वल टू, क्योंकि डी ओवर डी टी इंटू क्यू, डी क्यू बाई डी टी तो वो करंट ही होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में है, तो वी एम सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन किया। सो आई इज इक्वल टू वी एम सी, ओमेगा बाहर आएगा क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में ओमेगा बाहर आता है, इंटीग्रेशन में ओमेगा अपॉन में आता है। वी एम सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर कॉस की फिर से वैल्यू हमें साइन में चेंज करनी पड़ेगी, तो साइन में चेंज करने के लिए फिर से हम देखेंगे, फिर से वो जो वैल्यू है वो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर करेंगे तो वो पॉजिटिव कॉस थीटा में पड़ेगी। तो फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई इज इक्वल टू पी एम सी ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब जो ये ओमेगा आ रहा है और जो सी आ रहा है उसको हम वी एम अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम उसको फिर से रिवर्स करते हैं तो फिर से ऊपर आ जाएगा, बट वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लेने का सबसे मेन रीजन कि उसको हम एज एन रेजिस्टेंस के टॉपिक से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी वी इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जो कैपेसिटर से जो रेजिस्टेंस ऑफर की गई है उसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो वी एम है वो मैक्स वोल्टेज का काम करेगी। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या 90 प्लस हो रहा है, यानी कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगा और करंट लीड करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा। पहले लैग कर रहा था, अब लीड करेगा। कैपेसिटर के केस में लीड करेगा, इंडक्टर के केस में लैग करेगा करंट, और रेजिस्टर के केस में ये पैरेलल चलेंगे दोनों। बारी आती है फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम हमें ये बताता है कि जो
दोनों चीज़ें हैं, करंट है, वोल्टेज है, वो लैग करेंगे, लीड करेंगे, ये कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है पहला, वो इंडक्टर का केस है जहाँ पर करंट लैग कर रहा है, यानी कि इस ग्राफ में जहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ वोल्टेज, वहाँ पर करंट नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, और जहाँ पर मैक्स वोल्टेज हो गया वहाँ पर करंट जीरो हो गया, जहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गया वहाँ पर वोल्टेज जीरो हो गया, और जहाँ पर फिर से करंट जीरो हो गया वहाँ पर फिर से वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। जबकि दूसरा केस है हमारे पास कैपेसिटर का केस, यहाँ पर करंट लीड करेगा। सो करंट जो ब्लैक लाइन में करंट है वो चल रहा है, वो पहले से ही पॉजिटिव है जबकि वोल्टेज जीरो है। सो वहाँ पर करंट जब जीरो होगा फिर से वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। जहाँ पर करंट नेगेटिव में मैक्सिमम होगा वहाँ पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो आई और वी में यही डिफरेंस रहेगा कि एक अगर जीरो पे है तो दूसरा 90 पर, दूसरा 90 पर तो दूसरा 180 पर, ऐसे ऐसे ये चलने वाले हैं, और ये चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे अगर हम इनको ऐसे ही ऑब्जर्व करें तो काफ़ी समय तक। फेज डिफरेंस इन केस ऑफ रेजिस्टेंस कोई नहीं होता, वैसे हम पहले भी देखा कि रजिस्टर अगर हम लगाते हैं तो कोई फेज डिफरेंस वहाँ देखने को नहीं मिलता। अब हम तीनों को एक साथ क्लब कर देते हैं और तब उसे एसी सर्किट में लगाते हैं। अब ये सीरीज में तीनों जुड़ गए हैं, एल सी आर, एल माने इंडक्टर, सी माने कैपेसिटर एंड आर माने रेजिस्टर, सीरीज में लगे हुए हैं। इनको एक अल्टरनेटिंग करंट की प्रोवाइड करती है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दी है हमने। तो जो प्रोवाइड की है वोल्टेज वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक जाएगी रेजिस्टर में, एक जाएगी कैपेसिटर में, एक जाएगी इंडक्टर में, तीनों में जाएगी। अब तीनों की वैल्यूज हमें पहले पता है, रेजिस्टर में आई आर होती है, कैपेसिटर में चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होती है, और इंडक्टर में एल डी आई अपॉन डी टी होती है। अब तीनों में हमने देख लिया। अब इसको हम वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये फिर से हमारी पीक वोल्टेज है तो पीक वोल्टेज के इक्वल रख देंगे, आई आर प्लस क्यू अपॉन सी प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर हमारे दो तरीके आते हैं कैलकुलेट करने के, एक फेजर सॉल्यूशन होता है, दूसरा एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है। दोनों में आंसर सेम आने वाला है, बट जस्ट यहाँ पर दो तरीके हैं हमारे सॉल्व करने के, दो तरीके हैं हमारे सॉल्व करने के। अब यहाँ पर देखा जाए तो these two solutions, the phasor solution and analytical solution, we will cover it in episode number 18. So till then, I hope you all will follow the Rewind version 2.0 with the full dedication, and hence makes my morale up. So after a interesting session, we are signing off to the episode number 17. I will come back in episode number 18 and starting up the topic with phasor analytical solution of AC voltage applied to LCR circuits. Till then, bye bye and thank you so much.